बशर अल असद, नेत्र चिकित्सक से तानाशाह तक, सीरिया का यह गरीब परिवार कैसे 53 साल तक सत्ता का सिरमौर बना रहा। बशर अल असद परिवार के 53 साल के राज का खात्मा हो गया है सीरिया में। कैसे एक गरीब शिया परिवार के बेटे ने सीरिया की सत्ता पर कब्जा किया, और कब्जा भी कोई ऐसा वैसा नहीं। ये शिया परिवार सीरिया में आधी सदी तक राज करता रहा, लेकिन अब सुन्नी बहुसंख्यकों ने शिया असद परिवार का राज खत्म कर दिया है। बशर अल असद सत्ता छोड़कर भाग गए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर सुन्नी विरोधी गुटों का कब्जा हो गया है। लेकिन इन सब के बीच ये बहुत बड़ी बात रही कि आखिर एक गरीब शिया परिवार से निकला सैनिक कैसे सीरिया की सत्ता पर काबिज हो गया, और फिर उनका परिवार लगातार आधी सदी तक सीरिया में अपनी तानाशाही सरकार चलाता रहा। तो चलिए देखते हैं सीरिया में अशद शिया परिवार के 53 साल तक सत्ता में बने रहने की ताकत और उसके विनाश की कमजोरी की कहानी। यह कहानी शुरू होती है असद के पिता हाफिज के सीरिया में 1971 में तानाशाह शासक बनने के बाद से। एक गरीब शिया परिवार में जन्मा लड़का फौज में शामिल होकर देश का राष्ट्रपति बन जाता है और अपनी मौत तक करीब 30 साल तक देश का तानाशाह बना रहता है। इसके बाद बारी आती है नेत्र चिकित्सक बशर अल असद की अगला राष्ट्रपति बनने की, जो बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के जीवन में कई निर्णायक मोड़ रहे, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर एक कार दुर्घटना ने शायद उनके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया। यह कार दुर्घटना थी बशर अल असद के बड़े भाई की, जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। शुरू में बशर अल असद को अपने पिता की विरासत संभालने के लिए तैयार नहीं किया गया था, लेकिन बड़े भाई बासिल की मौत के बाद इस राह पर उनकी यात्रा शुरू हो गई। ये बात है 1994 के शुरुआती दिनों की, जब बशर लंदन में ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि नेत्र चिकित्सक की पढ़ाई कर रहे थे, और दमिश्क के पास उनके बड़े भाई की एक कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसके बाद छोटे भाई को सत्ता सौंपने की तैयारी शुरू कर दी जाती है, और इसके बाद बशर अल असद देश की बागडोर संभालते हैं। और उनके कार्यकाल में देश ने खूनी जंग देखी, जिसमें लाखों की जान चली गई और दसियों लाख लोग से ज्यादा विस्थापित हो गए। बशर अल असद के एक नेत्र चिकित्सक कैसे निरंकुश हो गया, और उनके सत्ता में बने रहने के वक्त कैसे उन पर युद्ध अपराध के आरोप लगे, ये कहानी भी और ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब बात करते हैं बशर अल असद के पिता की, जो एक सैनिक के रूप में सेना में भर्ती हुए और फिर सीरिया के तानाशाह राष्ट्रपति बन गए। वैसे तो बशर अल असद का जन्म 1965 में हुआ था। उनके पिता का नाम हाफिज अल असद था और मां का नाम अनीसा मखलूक था। बशर अल असद का जन्म का यही वो समय था जब सीरिया, मध्य पूर्व और उसके आसपास के हालात में नाटकीय बदलाव हो रहे थे। ये वो समय था जब इस क्षेत्र में अरब राष्ट्रवाद क्षेत्रीय राजनीति का हिस्सा हुआ करता था, और सीरिया भी इससे अलग नहीं था। उस समय मिस्र और सीरिया के बीच थोड़े समय के लिए हुए एकीकरण, जो कि 1958 से 1961 की असफलता के बाद बाथ पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और अरब राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। इस दौर के अधिकांश अरब देशों की तरह ही सीरिया में लोकतंत्र नहीं था और ना ही बहुदलीय चुनाव व्यवस्था थी। असद परिवार का संबंध अलावाइद समुदाय से है, जो शिया इस्लाम को मानता है, और ये सीरिया में सबसे पिछड़ा हुआ समुदाय कहा जाता है। आर्थिक मुश्किलें इस समुदाय के बहुत से लोगों के सीरियाई सेना में शामिल होने का कारण बनी। हाफिज अल असद बाथ पार्टी के कट्टर समर्थक थे और एक सैन्य अफसर के तौर पर प्रमुखता से उभरे, और 1966 में सीरिया के रक्षा मंत्री बन गए। हाफिज अल असद ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और 1971 में राष्ट्रपति बन गए, और इस पद पर वो 2000 तक रहे। सीरिया के आजादी के बाद के इतिहास में इतना लंबा कार्यकाल बहुत उल्लेखनीय था, क्योंकि तब तक यह कई सैन्य तख्तापलट का गवाह बन चुका था। लेकिन असद के पिता 30 साल तक लगातार राज करते रहे। हालांकि विपक्ष का दमन करते हुए और लोकतांत्रिक चुनावों को खारिज करते हुए हाफिज अल असद ने बहुत कड़ाई से शासन किया था, जिसकी वजह से वो 30 साल तक सत्ता में बने रहे। लेकिन उन्होंने विदेशी नीति में व्यवहार कुशलता का परिचय दिया, और सोवियत संघ के साथ गठबंधन के बावजूद
1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान वो अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जो विदेशी ताकतें थीं, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों से संबंध बनाकर असद लगातार सत्ता में बने रहे और उनकी सत्ता को किसी से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बशर अल असद का राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपनी पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं। बशर अल असद ने राजनीति और सेना से अलग अपना रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने मेडिसिन में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दमिश्क यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद एप्थेल्मोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए 1992 में लंदन स्थित वेस्टर्न आई हॉस्पिटल में पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले जाते हैं। ब्रिटेन में जाकर बशर अल असद पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति में रम जाते हैं और वो जो अंग्रेजी गायक हैं उनकी संस्कृति के बहुत बड़े फैन बन जाते हैं। लंदन में ही बशर अल असद अपनी होने वाली पत्नी आसमा अल अखरास से मिलते हैं। आसमा किंग कॉलेज लंदन में कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी और बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए में उनका प्रवेश हो गया। हालांकि जल्द ही उनकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। हाफिज अल असद के दूसरे बेटे के तौर पर बशर की शख्सियत आमतौर पर बड़े भाई बासिल की छाया में ही ढकी रही। उस समय बासिल को ही उनके परिवार का वारिस माना जाता था। लेकिन जनवरी 1994 में बासिल की मौत ने बशर की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अब बशर अल असद को लंदन से तुरंत वापस बुला लिया गया और इसके साथ ही सीरिया के नए नेता के रूप में बशर अल असद की तैयारियां शुरू हो गई। बशर सेना में शामिल हो गए और भविष्य की अपनी भूमिका के लिए अपनी सार्वजनिक छवि बनाने लगे। साल 2000 में हाफिज अल असद की मौत हो गई, जो बशर अल असद के पिता थे, और 34 साल के बशर को तुरंत देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। इसके लिए सीरियाई संविधान में न्यूनतम उम्र की 40 वर्ष की सीमा को घटाने के लिए संशोधन किया गया। 2000 की गर्मियों में बशर ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और नया राजनीतिक सुर अपनाया। बशर अल असद ने पारदर्शिता, लोकतंत्र, विकास, आधुनिकीकरण, जवाबदेही और संस्थागत सोच के बारे में बातें की। राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने बाद बशर ने आसमा अल अखरास से शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हैं, हाफिज, जैन और करीम। राजनीतिक सुधार और प्रेस की आजादी को लेकर बशर के बयानों ने शुरू में सीरिया के लोगों में उम्मीद जगाई। बशर के नेतृत्व की स्टाइल और आसमा की पश्चिमी शिक्षा से लोगों को लगा कि यह बदलाव के नए दौर की शुरुआत का संकेत है। कुछ समय के लिए सीरिया ने नागरिक बहसों और अपेक्षाकृत अभिव्यक्ति की आजादी का एक छोटा दौर देखा, जिसे दमिश्क स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन 2001 में सुरक्षा बलों ने दमन का चक्र फिर से चला दिया और सत्ता के मुखर विरोधियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। बशर ने सीमित आर्थिक सुधारों की नींव रखी, जिसने निजी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया। बशर के राष्ट्रपति कार्यकाल के शुरुआती वर्ष में उनके चचेरे भाई रामी मखलूफ का उभार हुआ। मखलूफ ने अपना एक विशाल आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया, जिसके बारे में आलोचकों का कहना था कि यह सत्ता और संपत्ति के गठजोड़ का प्रतीक है। लेकिन यहाँ समय बदलता है और साल 2003 में इराक युद्ध वो घटना थी जो बशर अल असद और पश्चिमी सरकारों के बीच रिश्ते में बाधा बनी। सीरियाई राष्ट्रपति ने अमेरिकी आक्रमण का विरोध किया। कुछ लोगों का मानना है कि इसका कारण उनका यह डर था कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का अगला निशाना सीरिया हो सकता है। उधर वाशिंगटन ने दमिश्क पर आरोप लगाया कि इराक में अमेरिकी अतिक्रमण का विरोध करने वाले विद्रोही गुटों को हथियार की तस्करी पर वह आंख बंद किए हुए है और दोनों देशों के बीच लंबी सीमा से चरमपंथियों को घुसने की इजाजत दी जा रही है। दिसंबर 2003 में अमेरिका ने कई कारणों से दमिश्क पर प्रतिबंध लगा दिए। इनमें केवल इराक ही नहीं था, बल्कि लेबनान में सीरिया की मौजूदगी भी एक कारण था। फरवरी 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की सेंट्रल बैरूत में एक विशाल विस्फोट में मौत हो जाती है। हरीरी लेबनान में सीरिया के प्रमुख विरोधी थे। इस मौत के बाद आरोप सीरिया और उसके सहयोगियों पर लगे। लेबनान में सामूहिक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जबकि दमिश्क पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से सीरिया ने 30 सालों की सैन्य मौजूदगी के बाद लेबनान खाली करा दिया। इन सब के बावजूद असद के प्रमुख सहयोगी लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह ने हरीरी की हत्या में शामिल होने की खबरों का खंडन किया। हालांकि 2020 में एक हिजबुल्लाह सदस्य को एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हत्या में शामिल होने के लिए सजा दी थी। लेकिन अरब स्प्रिंग की जो क्रांति हुई वो बशर अल असद के लिए बहुत नुकसानदायक रही। बशर अल असद के पहले दशक के कार्यकाल में सीरिया के संबंध ईरान के साथ प्रगाढ़ हुए और कतर और तुर्की के साथ भी उसे संबंधों में सुधार हुआ। हालांकि बाद में इसमें बदलाव आया।
युवा राष्ट्रपति को लेकर रियाद के शुरुआती समर्थन के बावजूद सऊदी अरब के साथ रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव रहा। कुल मिलाकर बशर अल असद ने विदेश नीति में अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सीधे सैन्य टकराव से बचते हुए सावधानी से काम किया। एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद असद के शासन को निरंकुश रवैये वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान विपक्ष की आवाज को दबाया जाता रहा। दिसंबर 2010 में उनकी पत्नी आसमा अल असद ने वॉग मैगजीन को एक साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनका घर लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। ठीक उसी दिन ट्यूनीशिया में एक सब्जी विक्रेता ने पुलिस के पीटे जाने के विरोध में खुद को आग लगा ली, जिसके बाद ट्यूनीशिया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और राष्ट्रपति जाइल अल आबिदीन बैन अली को सत्ता छोड़नी पड़ी। ट्यूनीशिया के जनाऊ भार ने अचानक पूरे अरब जगत में क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया और यह मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन और सीरिया तक पहुंच गया। हालांकि 2011 में कुछ मीडिया रिपोर्टों ने सीरिया को बमबारी तनावों और अपहरणों से मुक्त देश बताया गया था, लेकिन आने वाले समय में यह तस्वीर नाटकीय रूप से बदल गई। मार्च के मध्य तक आते आते दमिश्क में प्रदर्शन शुरू हो गए और इसके कुछ दिनों बाद ही दक्षिणी शहर डेरा में भी प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ असद विरोधी नारे दीवार पर लिखने की वजह से बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। सीरियाई लोगों को संबोधित करने से पहले असद ने विरोध प्रदर्शन शुरू होने के 2 सप्ताह बाद तक इंतजार किया। संसद में उन्होंने ये माना कि अधिकांश लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने सीरिया में साजिश को नाकाम करने का वादा किया। इसी बीच सुरक्षा बलों ने डेरा में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसने प्रदर्शनों में घी का काम किया और कई शहरों में उनके इस्तीफे की मांग होने लगी। प्रशासन ने और हिंसा से इसका जवाब दिया और उन्हें विदेशी ताकतों के इशारे पर तोड़-फोड़ करने वाले घुसपैठिए बताया। इसके कुछ महीने बाद ही हालात इतने बिगड़ गए कि सरकारी सुरक्षा बलों और हथियार उठाने वाले विपक्ष के बीच पूरे देश में संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद तो अंतर्राष्ट्रीय दखल की बातें और तेज होने लगी। संघर्ष तेज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का दखल बढ़ा तो संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार हताहतों की संख्या हजारों लाखों में पहुंच गई। असद के सुरक्षा बलों के साथ रूस, ईरान और ईरान समर्थित हथियारबंद ग्रुपों ने दखल दिया, जबकि तुर्की और खाड़ी देशों ने हथियारबंद विपक्षी गुटों का समर्थन किया। हालांकि असद विरोधी प्रदर्शनों में शुरू में लोकतंत्र और सभी के लिए आजादी की मांग थी, लेकिन जल्द ही गुटबाजी सतह पर आ गई। विपक्षी गुटों ने आरोप लगाए कि सरकार सुन्नी बहुसंख्यकों की बजाय अलावाइतों को तरजीह दे रही है। क्षेत्रीय शक्तियों की दखलंदाजी ने सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा बना दिया। इस्लामी गुटों ने अलावाइतों के खिलाफ दुश्मनी वाला रुख अपनाया, जबकि हिजबुल्लाह की अगुवाई वाले शिया मिलिशिया ईरान के वफादार थे और असद सरकार का समर्थन करने के लिए सीरिया आ गए थे। इस बीच पड़ोसी इराक में इस्लामी कानून को और कड़ाई से लागू करने की वकालत करने वाला एक इस्लामी चरमपंथी ग्रुप का उभार हुआ, जिसे इस्लामिक स्टेट कहा गया। इस गृह युद्ध का फायदा उठाते हुए आईसिस ने सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया और पूर्व शहर रक्का को अपनी राजधानी भी घोषित कर दिया। अगस्त 2013 में दमिश्क के पास विपक्षी गठबंधन के कब्जे वाले पूर्वी गोटा शहर में हुए रासायनिक हमले में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इस हमले के लिए पश्चिमी शक्तियों और सीरियाई विपक्ष ने असद सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि दमिश्क ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबावों और धमकियों के चलते उसने अपने रासायनिक हथियारों के जखीरे को नष्ट करने पर सहमति जताई। हालांकि इससे सीरियाई जंग में होने वाले अत्याचारों का अंत नहीं हुआ और आगे भी रासायनिक हथियारों से हमले हुए। संयुक्त राष्ट्र आयोगों ने सभी पक्षों पर युद्ध अपराध के आरोप लगाए। 2015 में एक बार ऐसा लगा कि असद सरकार गिर जाएगी, लेकिन देश के बड़े इलाके पर उसका नियंत्रण जा चुका था। हालांकि रूस के सैन्य हस्तक्षेप के बाद यह स्थिति बदली और असद ने अपने कई प्रमुख इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन अब जो गजा युद्ध होता है, गजा युद्ध पूरी तरह से सारी परिस्थितियों को बदल देता है। साल 2018 और 2020 में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत ऐसी स्थिति बनी जहां सरकारी बलों को सीरिया के अधिकांश हिस्से का नियंत्रण मिला, जबकि उत्तर और उत्तर पूर्व में इस्लामी विपक्षी ग्रुपों और कुर्द मिलिशिया का साझा नियंत्रण था। इन समझौतों ने असद की स्थिति को मजबूत किया और असद ने धीरे धीरे अरब कूटनीतिक मंच पर फिर से अहमियत मिलने लगी। 2023 में सीरिया को अरब लीग में शामिल किया गया और अरब देशों ने दमिश्क में अपने दूतावास को फिर से बहाल कर दिया।
असद के शासन के तीसरे दशक में सीरिया के सामने भयंकर आर्थिक संकट आया, लेकिन ऐसा लगा कि वो इससे बचकर निकल गए हैं। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया, जिसके बाद गजा युद्ध शुरू हुआ, तो इसके नतीजे लेबनान तक पहुंचे, जहां असद के सहयोगी हिजबुल्लाह पर इसका खासा असर पड़ा। इस संघर्ष में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद उसके नेता हसन नसरल्लाह को मार दिया इजराइल ने। जिस दिन लेबनान में संघर्ष विराम हुआ, हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई वाले सीरियाई विपक्षी गुटों ने सीरिया में औचक हमला शुरू कर दिया और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। विपक्षी गुट तेजी से आगे बढ़े, हमा और अन्य शहरों पर कब्जा कर लिया, जबकि देश के दक्षिणी हिस्सा अभी भी सरकार के नियंत्रण में जाता था। लेकिन अब दमिश्क पर, जो देश की राजधानी है, सीरिया की राजधानी है, वहां भी कब्जा हो जाए। इसके बाद सीरिया के जो तानाशाह राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, वो अपने हवाई जहाज के जरिए किसी दूसरे देश में देश छोड़कर भाग जाते हैं और पूरी तरह से जो सुन्नी ताकतें हैं, विरोधी गुट हैं, उनका वहां कब्जा होता। हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई वाले विपक्षी गुटों ने कब्जा कर लिया सीरिया पर। अब देखना होगा कि सीरिया किस दिशा में जाता है और आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।